भारत आज के पहले कॉन्क्लेव नई सोच नए आगाज में हरियाणा की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित कई दिग्गजों ने शामिल होकर भारत आज परिवार को अपनी शुभकामनाएं दी। कॉन्क्लेव के शुभारंभ अवसर पर हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने भारत आज को शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत आज डिजिटल क्रांति का रूप है। हजारों की संख्या में जो हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और अब इस डिजिटल क्रांति के बाद डिजिटल तरीके से जिस प्रकार से खबरें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आएंगी और ग्राउंड रियलिटी लोगों के बीच में जाएगी, तो निश्चित तौर पर जो एक सही खबर है, सटीक खबर है, वो लोगों को सुनने को मिलेगी। एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि पत्रकारिता में निर्भीकता बहुत आवश्यक है। सच्चाई प्रस्तुत करने में कई बार बहुत सारी कठिनाइयां भी आती हैं, लेकिन एक अच्छा पत्रकार, एक अच्छा जो पत्रकारिता वही है कि जो इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए जो सभी मुश्किलें आती हैं रास्ते में, कई बार बहुत थ्रेट्स का सामना भी करना पड़ता है जब आप सच्चाई पेश करते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी सच्चाई है, जो भी वास्तविकता है, वो निडरता के साथ ये डिजिटल चैनल जो है लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं एक बार फिर एक नई शुरुआत के लिए, एक नई डिजिटल क्रांति के लिए बहुत बहुत भारत आज को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस उद्देश्य से ये नई क्रांति लाने का, नए युग में प्रवेश करने का हमने रास्ता चुना है, उस उद्देश्य में आप सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्क्लेव में हरियाणा मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार भरत भूषण भारती भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने भारत आज पर दिखाई जाने वाली खबरों की विश्वसनीयता की सराहना की और कहा कि भारत आज जैसे डिजिटल चैनल्स भीड़ में अलग रहकर काम तो करते ही हैं, साथ ही दूसरे चैनलों को भी राह दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इस नेटवर्क हरियाणा आज का जो चैनल है, जिसकी शुरुआत आपने शुभारंभ किया हुआ है, इसके लिए आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप विशेष तौर पर हमारे हरियाणा प्रांत के जो नौजवान साथी हैं उनको स्वावलंबन के कंसेप्ट के साथ जीवन में आगे बढ़ने का जो मौका दे रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज के इस युग में रोजगार के लिए हमारे युवा साथी, हमारे युवा बेटे और बेटियां रोजगार की तलाश में कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत भी कई युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार स्थान नहीं मिल रहा है और आपने ये जो कंसेप्ट एक प्रकार से शुरू किया है, ये माने
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कंसेप्ट है स्वावलंबित भारत, आत्मनिर्भर भारत, युवाओं का भारत, वो बहुत ही सराहनीय है। ये आने वाले समय में एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सुदृढ़ भारत, आत्मनिर्भर भारत का जितना भी कंसेप्ट है उसके अंदर समाहित है। और मुझे आशा है कि निश्चित तौर पर हमारे युवाओं को इसमें स्थान प्राप्त होगा, वो आगे बढ़ेंगे, वो खुद भी नौकरी करने की जो एक लालसा हमारे युवाओं में है वो नौकरी देने वाले बनेंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं पूरी आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपकी उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे, क्योंकि भारत आज, आपको मैं बता दूं कि भारत आज पूरे 100 चैनल का एक नेटवर्क है जिसमें सभी स्टेट के, आप बात करें उत्तर प्रदेश की, हरियाणा की, हिमाचल की, उत्तराखंड की, बिहार की, पंजाब की, सभी स्टेट के अपने चैनल रहेंगे। उसके अलावा कृषि पर भी चैनल रहेंगे, योग पर भी, आध्यात्म पर भी, सभी तरह के चैनल रहने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि साफ सुथरा और निष्पक्ष होकर हम काम करें, उसी पैटर्न पर हम चलने वाले हैं। सब एक दर्शक हमारे जुड़े हैं, चाहे भारत आज के हैं, हरियाणा आज के, सभी प्लेटफॉर्म पर अभी आपको देखा जा रहा है लाइव। एक सवाल है, राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री, एक बहुत बड़ा नाम होता है मुख्यमंत्री अपने आप में, और उनके राजनीतिक सलाहकार, यानी मुख्यमंत्री को भी कोई व्यक्ति सलाह दे सकता है? आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है और सकारात्मक बात कही है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने 2014 में जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ली तो उन्होंने हमेशा संवाद को खुला रखा, हर वर्ग के लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया, पूरे हरियाणा में प्रयास किया और आज भी कर रहे हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। इस कंसेप्ट में सब चीजें अपने आप समाहित हो जाती हैं। अभी आप देखेंगे कि नई शिक्षा नीति 2021 आई है। हरियाणा सरकार ने 2025 में इसको लागू करने का एक प्रकार से संकल्प लिया है। उसके लिए धरातल पर इसको उतारने के लिए संगोष्ठियां चल रही हैं। और जो बात आपने कही है, हरियाणा सरकार का एक ही मुद्दा है कि हम संवाद के द्वारा सभी वर्गों के साथ बैठकर बातचीत करें और उनके सुझाव लेकर अपनी नीतियों को बनाएं। जी अभी आपने पिछला जो वित्त वर्ष का बजट पिछले वर्ष हुआ है, बजट से तकरीबन 1 महीना पहले उन्होंने खुले तौर पर हरियाणा वासियों को कहा था, आप अपने सुझाव दीजिए, आपके सुझावों को हम कंपाइल करेंगे, उनको पढ़ेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उनको जो है अपने वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल करने का भी प्रयास करेंगे। जी भारती जी, मेरे वरिष्ठ साथी जिनके आपसे सवाल करने को, उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं और ले लेता हूं। कभी ऐसा हुआ कि आपने सीएम साहब को, खट्टर साहब को आपने कोई सलाह दी हो, उन्होंने मान ली हो, कभी उन्होंने कोई आपसे मशवरा मांगा हो और उन्होंने अपनी राय रखी और आपने उसको डिनाई कर दिया हो, मना कर दिया और वो बाद में मान गए हो मुख्यमंत्री साहब? देखिए ऐसे है, हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बहुत ही डायनामिक हैं। वो किसी भी बात पर अड़ते नहीं हैं, सबकी राय लेते हैं, सबकी बात सुनते हैं और सबको अपने मन की बात भी बताते हैं। फिर उसके ऊपर जो है कंसेंसस होता है। अधिकारीगण होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, जिनमें हमारे एमएलए हैं, एमपीज हैं हरियाणा प्रदेश के। इसके अलावा एक बौद्धिक वर्ग है हरियाणा प्रदेश में, वो गांव में भी है, शहर में भी है। और अब जो
जिसको हम बुद्धिजीवी कह देते हैं, एक गांव के अंदर जो हल के अंदर फाला डालता था, जिसको हम अपनी भाषा में लोहार कह देते हैं, वो भी अपने आप में एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है। वो अपने क्षेत्र का एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी है। तो बुद्धिजीवी की पहचान कोई डिग्रियों से नहीं है कि मैंने एमए कर लिया, बीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, बिल्कुल नहीं है। बुद्धिजीवी की पहचान क्या है? जो समाज के कल्याण के लिए अपनी बुद्धि को लगाए, अपनी शक्ति को लगाए, जिससे समाज का उत्थान हो। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। गुरु नानक देव जी किस स्कूल में पढ़े, किस यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए? महर्षि वाल्मीकि जी बताइए मुझे, किस यूनिवर्सिटी में पढ़े, किस कॉलेज में गए? और यही नहीं, एक हरियाणा का उदाहरण दे रहा हूँ। दादा लक्ष्मी चंद, उनकी जो काव्य रचना है उसको लोग पढ़ते हैं और याद करते हैं। मुझे बताइए वो किस विश्वविद्यालय में गए थे? तो ये जो कंसेप्ट है ना कि वो आदमी बुद्धिजीवी है, आदमी बहुत ही अक्लमंद है, इसके ऊपर जो है ना डिग्रियों को मापदंड नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब जगदीप जी चाहूंगा आप अपना सवाल भारती जी से पूछ सकते हैं। मेरा सवाल सर आपसे ये है, अभी चुनाव हुए हैं और सरपंच और पंच चुने जा चुके हैं, और उसके बाद मैंने पेपरों में पढ़ा है कि उनकी अब जांच होगी कि भाई उनके जो उनके दस्तावेज हैं असली है नहीं, तो इसकी जांच पहले क्यों नहीं की जाती सर? देखिए, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जन भावनाएं जो होती हैं सबसे आगे होती हैं। अभी आपने आदमपुर का चुनाव हुआ, इसी पंचायती राज चुनाव के बीच में पहले एक सत्र का हो चुका था। वहां पर आपने सब चीजों को अपनी आंखों से देखा और जनता का जो उसके अंदर पार्टिसिपेशन था चुनाव के अंदर, वो एक देखने लायक था। मैं स्वयं भी वहां पर 1 महीना रहा हूँ चुनाव के अंदर, और वहां पर लोगों से, जब नौजवानों से विशेषकर बातचीत होती थी, और दूसरा वर्ग वो ऐसा था जो समाज की मुख्य धारा से वंचित है, पीछे है, शिक्षा के क्षेत्र में भी, रोजगार के क्षेत्र में भी, व्यवसाय के क्षेत्र में ही, ऐसे जो समाज के लोग SC/BC वर्ग से थे, उनके साथ मेरा सबसे ज्यादा इंटरेक्शन हुआ। तो मैंने बातचीत में उनसे पूछा कि आप अपनी खेती कर रहे हो, छोटी दुकान कर रहे हो, व्यवसाय अपना जो भी है कर रहे हो। ज्यादातर जो नौजवान साथी थे हिसार सिटी में जाते थे कोई ना कोई छोटा मोटा काम करने के लिए। तो हमने कहा भी आप अपने गांव में क्यों नहीं कर रहे थे यही काम? उनका एक प्रश्न था, वो प्रश्न क्या था कि अब हमें आभास हुआ है कि हम भी हरियाणा के विकास की जो गाड़ी, जो रेल चल रही है, इसमें हम भी बैठ सकते हैं, हमें भी इसका जो है एहसास होगा। कॉन्क्लेव में पहुंचे कुलभूषण गोयल, जो कि पंचकुला के मेयर पद पर है, उन्होंने भी भारत आज को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के विकास की भी बात की। इतना ही नहीं, उन्होंने कॉन्क्लेव में मौजूद पत्रकारों के सवालों के जवाब भी बखूबी दिया। बरवाला का भी 25 बेड हमने चालू कर दिए। सैटेलाइट भी हमने काफ़ी, जितनी हमारी छोटे छोटे जो CSC थी, PSC थी, सारी की सारी को अपग्रेड कर रहे हैं। कालका में हमारे 50 बेड हो गए हैं, पहले 25 थे। जितने भी हमारे सारे सेंटर्स हैं, सब सेंटर्स हैं, उनको भी हम सबको अपग्रेड कर रहे हैं ताकि वहाँ पर भी फैसिलिटी लोगों को मिल सके। और कल हम आयुष्मान जो भारत का कार्ड है वो हमारे पहले 9 लाख फैमिलीज़ को दिया हुआ है। अब क्योंकि हमारे 1,80,000 से इनकम वाले 26 लाख फैमिलीज़ अब आइडेंटिफाई हुई हैं, जो हमने PPP कार्ड बनाए तो 26 लाख फैमिलीज़ निकली। करीब 1.25 करोड़ लोगों को कल आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे हरियाणा के अंदर गोल्ड कार्ड लॉन्च कर रहे हैं
कि जितने हमारे गरीब भाई बहन भी हैं जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, उन सब का आयुष्मान भारत के अंदर फ्री इलाज होगा। अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज अवेलेबल नहीं तो वो प्राइवेट में भी करा सकते हैं। और 5 लाख का जो पूरे का पूरा इलाज है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीम चलाई है, इतनी बढ़िया स्कीम है कि उससे लाखों करोड़ों बंदों को अब इलाज, हरियाणा के अंदर 1.25 करोड़ आदमी को इलाज फ्री मिलेगा। सर, जैसा पंचकुला में आपने कहा कि मवेशी दुर्घटनाग्रस्त डेली हो रहे हैं, उनको लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने एक मांग की थी पंचकुला कर या अन्य साधनों की जरूरत अपनी खुद की जेसीबी ले आकर या अन्य साधनों की जरूरतों को पूरा करते हुए उनको जो गोवंश है वो मृत हो जाता है, उनका विधिवत जो है वो अंतिम क्रिया करते हैं। तो सर, उन्होंने कहा है कि इस तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक कोई भी गोवंश जो एक्सीडेंट हो जाता है, हमारी कोशिश यही रहती है, हमारी प्रॉपर उसके लिए टीम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 8 लोग इसी काम पे लगाए हुए हैं। कोई भी गोवंश हमारा इंजर्ड हो जाता है तो उसको तुरंत उठाया जाता है। हमारा सेक्टर 3 के अंदर भी पहले हॉस्पिटल था, अब गो1 के अंदर भी उसकी फैसिलिटी दी गई है और कोशिश यही रहती है कि उसको तुरंत इलाज मिले। पहले हमारी गौशाला के अंदर भी कुछ डॉक्टर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, पर अब जहाँ जहाँ भी डॉक्टर्स की सुविधा होती है वहाँ पर गोवंश को तुरंत पहुँचाया जाता है। हमारा 112 जो डायल नंबर है, वहाँ पर कोई भी कंप्लेंट करता है तो हमारे पास कॉरपोरेशन में सीधी आ जाती है और उसको तुरंत हमारे आदमी उठाकर, क्योंकि कैटल कैचर गाड़ी जो हमारी पहले एक थी, अब 2 महीने नई और टेंडर लगा दिया था, वो अलॉट हो चुकी हैं और इसी महीने के अंदर 2 कैटल कैचर हमारी और आ रही हैं। भारत आज के नई सोच नया आगाज कॉन्क्लेव में अब मंच पर मौजूद है अमित जिंदल, जो कि एक शिक्षाविद तो है ही, साथ ही वो प्रसिद्ध उद्योगपति, समाज सेवक और चंडीगढ़ नगर निगम के मनोनीत पार्षद भी हैं। तो आइए सुनते हैं अमित जिंदल ने क्या कुछ कहा मंच से। कि एक सामाजिक व्यक्ति की ज्यादा है समाज में, या यूं कहें किसी भी देश में या प्रदेश में विकास तभी संभव है जब सरकार व समाज दोनों मिलकर देश के लिए, समाज के उत्थान के लिए कार्य करें, तभी चौतरफा विकास संभव है। और हम देख रहे हैं पंचकुला में सरकार अपना कार्य कर रही है। देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में देश का व प्रदेश का विकास तीव्र गति से चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पंचकुला में जो समाज के, सर्व समाज के, ना केवल मैं अग्रवाल समाज कहूँगा, सर्व समाज के लोगों ने प्रदेश के उत्थान के लिए, या यूं कहें जब भी संकट की घड़ी आई, चाहे कोरोना काल हो या कोई और भी समस्या हो, समाज ने सरकार के साथ कंधे के साथ कंधा मिलकर कार्य किया, तभी हम इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार पा पाए। जी विजय जी, मैं चाहूंगा कुछ सवाल अगर जिंदल साहब के लिए आपके हैं तो ले सकते हैं। सर, जैसा कि पंचकुला में कोरोना काल में समाज सेवियों द्वारा बहुत अच्छी भूमिका निभाई गई, तो अभी जो पंचकुला में महामारी फैली हुई है, वायरल चल रहा है, जैसा कि मलेरिया के केसेस, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, जो कि जिसको लेकर प्रशासन के हाथ पांव भी फूले हुए हैं, तो उसके बारे में समाज सेवा के नाते आपका क्या अंदेशा रहेगा? मैं भारत आज के माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि पंचकुला में समस्त अग्रवाल समाज पिछले 25 वर्षों से समाज के अनेकों एक सामाजिक व धार्मिक कार्य लगातार करता आ रहा है। हमारे समाज द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गौशालाएं, पिंजौर में, स्केतड़ी में, माता मनसा देवी गोधाम में, सुदर्शनपुर में गौओं के लिए, गौ माता के लिए गौशालाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ जाकर से
जी की नीतियों पर चलते हुए हमारा समाज सर्व समाज की सेवा के लिए कार्य करते हुए ट्रस्ट के नाम से एक बहुत बड़ी डायग्नो सेंटर, जहां पर की सीटी स्कैन की सुविधा, एमआरआई की सुविधा, सभी लैब के टेस्ट की सुविधा, डेंटिस्ट की सुविधा, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। और वहां पर जो रेट्स हैं, बाजार में अगर कोई टेस्ट मान ले हम 500 रुपए का है, तो वहां पर अगर हमारी कॉस्टिंग 100 रुपए की आती है तो वो टेस्ट 100 रुपए का रहता है। और जो क्वालिटी है, अगर आप एक बार आप वहां विजिट करेंगे तो प्राइवेट लैब, कोई भी प्राइवेट लैब से सुंदर लैब और लेटेस्ट मशीनें हमने। इस मौके पर प्रसिद्ध उद्योगपति और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्यामलाल बंसल भी मौजूद रहे और उन्होंने भारत आज के मंच से पत्रकारिता के बदलते स्वरूप की बात की। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी, आपने शुरुआत की है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और पंचकुला के लिए ये एक सोने में सुहागे वाली बात है कि यहाँ का जो भारत आज तक का मैसेज है पूरी दुनिया के अंदर जाए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है। और इस पार्टी को आगे लाने के लिए कार्यकर्ताओं खून पसीने की जो मेहनत है वो रंग लाई है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पंचकुला के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 साल रहे। तो हरियाणा की जब बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी पंचकुला के अंदर 2 सेक्टर के अंदर रहे। उन्होंने हमारे संगठन मंत्री थे। मोदी जी का तालमेल, मनोहर लाल जी का तालमेल हमारा इतना बढ़िया था कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के अंदर जागरूकता लाए। और पंचकुला के कालका विधानसभा के उस टाइम एक ही विधानसभा होती थी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जो भी जिसने भी चुनाव लड़ना हो तो पहले भारतीय जनता पार्टी का वर्कर खड़ा हुआ। लोगों के मन के अंदर भावना गई कि भारतीय जनता पार्टी को हम आगे बढ़ाएं। ये भारतीय जनता पार्टी का, और जिस प्रकार से आज सरकार बनी है तो पंचकुला के अंदर अगर हम पूरे इलाके के अंदर मनोहर लाल जी पंचकुला में रहे, मोदी जी पंचकुला में रहे, तो यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है सरकार की तरफ से। सेंटर से पैसा अभी जैसे कुलभूषण जी ने बताया कि 25-25 करोड़ रुपये नाडा साहब में पार्किंग के लिए और मनसा देवी में मिला, और भी 250-300 करोड़ के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो ये कारण यही है कि उनका जो सोच है कि हम अपने लोगों के अंदर ऐसा महसूस कराएं कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार, भ्रष्टाचार मुक्त, और उसके बावजूद भी जो काम हो तो सबका काम हो, किसी की सिफारिश की जरूरत ना पड़े, और लोगों को महसूस हो कि आज मेरी सरकार है, मेरा काम घर बैठे हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच मनोहर लाल जी लेकर चल रहे हैं, जिसके कारण आगे आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। भारत आज के कॉन्क्लेव में बड़े बड़े दिग्गजों ने हिस्सा लिया और मंच पर अपनी बात रखी। ये भारत आज का पहला कॉन्क्लेव था जहां एक ही मंच पर तमाम क्षेत्रों के लोग मौजूद थे।